चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, इस सीरीज को शुरू करने का हमारा मेन मोटिव है कि सुबह हम आपकी क्लासेस लेते हैं और क्लासेस में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं, कई टॉपिक ऐसे हैं जो हम छूट जाते हैं, जो हमसे या फिर जल्दी जल्दी में हम वो नहीं कर पाते। और दूसरा वो कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनके उनसे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं या फिर पीवाईक्यूज जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पीवाईक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पर है कि पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो आप में से अधिकांश को आंसर पता होगा क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम इस पे वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो पहला ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। तो परावर्तन की जो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परावर्तन में क्या होता है, एक सतह होती है, उस सतह में कोई भी प्रकाश का किरण इस तरह आके पड़ता है, इसे बोलते हैं आपतन आपतन किरण। ठीक है, और इससे एक जब ये समतल सतह पर टकराती है तो इससे एक परावर्तन होता है। और आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है और एक बीच से जो रेखा होती है उसे अभिलंब बोलते हैं। तो परावर्तन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात है पानी में प्रवेश करके दिशा बदलने की, और जो परावर्तन होता है उसमें किसी भी वस्तु की, किसी भी पिंड की छवि बनती है। अब आते हैं हम विवर्तन पर। तो विवर्तन में प्रकाश किसी बाधा के किनारे से मुड़ जाता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया, सपोज करिए कि आप अपने फोन से टॉर्च से लाइट जलाते हैं। जब आप लाइट जलाएंगे और सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो जब आप इस व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति के शरीर को चीरते हुए प्रकाश बाहर जाएगा, वो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का शेप है उसके साइड से प्रकाश मुड़ के आपकी परछाई बना लेगा, तो उसे हम बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, और प्रकीर्णन प्रकीर्णन बिल्कुल एक अलग वो है। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कोई कांच का टुकड़ा है, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो होता यह है कि प्रकाश हर तरफ बिखर जाता है। अब आते हैं हम अपवर्तन पर। तो जब प्रकाश कभी भी एक माध्यम से, अब यहाँ पर एक माध्यम क्या है, हवा, और दूसरे माध्यम में पानी में जाता है, तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है। अब जैसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर तो हवा है, और हवा क्या होती है, विरल माध्यम होती है ना। हवा विरल माध्यम होती है क्योंकि हवा में जो अणु होते हैं, उसके अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर पानी है, और पानी एज कंपेयर टू हवा सघन माध्यम मानी जाती है, क्योंकि जो पानी के अणु हैं वो पास पास होते हैं। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी दिशा और गति बदल जाती है, इसीलिए जो क्षण है वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। अब दूसरा सवाल है, फल का पृथ्वी की ओर गिरना किस बल के कारण होता है। तो ये लगभग आप सभी जानते हैं, इस पे विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल काम नहीं करता, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लें कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण ये होता है। हालांकि ये पृथ्वी पर हर जगह ये मान बराबर नहीं रहता। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा, ये अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इससे ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगे, है ना, या नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। लेकिन औसत रूप से अगर हम बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। अब 1967 के आसपास एक प्रिंसिपिया नामक बुक पब्लिश की थी, किसने, आइजैक न्यूटन ने। उस प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की थी। चलिए, और उसी में गति के नियम भी दिए थे। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें अदिश राशि के बारे में पूछा गया है, वेलोसिटी, विस्थापन, संवेग और द्रव्यमान। तो जिसने भी मेरी क्लास अटेंड की है उनको मैंने अच्छे से समझाया था कि वेग, विस्थापन और संवेग, इन तीनों में कोरिलेशन क्या होता है ना। तो आइए हम एक बार डिस्कस करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, सपोज करिए आपकी यहाँ पर एक कोई वस्तु है ए और यहाँ पर कोई वस्तु है बी, तो ए को बी तक जाना है तो दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुंच जाएं, तो आप जब ये इसकी पूरी दूरी देखेंगे, सपोज ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर इसकी दूरी है।
तो आप इसको बोलेंगे ये डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपको दिशा नहीं बताना होता। डिस्टेंस केवल मात्रक में होती है। अब अगर मुझे ए से बी पहुंचना है तो इससे जो सीधी रेखा आएगी वो होता है विस्थापन। मतलब एक्चुअल में ए से बी की दूरी कितनी थी एक्चुअल में, है ना, विस्थापन, ये हुआ विस्थापन। अब विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा ए से बी सपोज करिए 5 किलोमीटर है और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो आपको बोलना होगा कि इस वस्तु का विस्थापन पूर्व में 5 किलोमीटर हुआ। अब इस विस्थापन की दर क्या है, भाई विस्थापन हुआ 5 किलोमीटर तो किस स्पीड से वो गया, 5 किलोमीटर, क्या वो पैदल गया, क्या वो साइकिल से गया, मोटरसाइकिल से गया, और उसकी स्पीड क्या थी, जो उसकी स्पीड है वही उसको हम वेग कहते हैं। ठीक है, तो वेग भी एक सदिश राशि है क्योंकि वो विस्थापन से कनेक्टेड है। तो वेग और विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा आते हैं संवेग। तो संवेग में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जैसे ए अगर गति कर रही है ना, ए सपोज करिए कि क्या है, एक साइकिल है ना, साइकिल गति कर रही है, बी की ओर जा रही है। अब होगा ये कि जो साइकिल का द्रव्यमान है ना, जो साइकिल का द्रव्यमान है और उसका जो त्वरण है, उस पर जो त्वरण लग रहा है उसे हम संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दिशा में होता है, इसलिए ये भी एक सदिश राशि है। तो इस पे वेग, विस्थापन और संवेग सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अब इस पे चौथा क्वेश्चन है, केवल परिणाम वाली राशियां क्या कहलाती हैं। तो आप सबको पता है केवल परिणाम बताने वाली राशियां होती हैं अदिश राशि। ठीक है, अब निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि आप सबको पता है, डिस्टेंस नहीं है, चाल नहीं है, कार्य नहीं है, वेग है। ठीक है, अब आते हैं एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मान्यता कब मिली। तो मेरे जो नोट्स हैं अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मान्यता कब मिली, 1960 में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, एसआई पद्धति किस पद्धति का संशोधित रूप है। तो एसआई पद्धति किस पद्धति का संशोधित रूप है, इसमें से मुझे कोई बताएगा, एमकेएस, एफपीएस या सीजीएस। तो ये है एमकेएस, मतलब मीटर किलोमीटर सेकंड पद्धति का एक संशोधित रूप है ना। अब आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब पता होगा कि एक जमाना था जब दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, तब फिर इतना ज्यादा किसी भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे दुनिया आपस में कनेक्टेड होती गई तो आयात होने लगा, चीजों का आयात और निर्यात होने लगा। अब कोई चीज अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ और मान लीजिए मुझे अमेरिका में करना है, अमेरिका में उसे मीटर में नाप रहे हैं, तो वो मुझे बोलेंगे 0.1 मीटर चाहिए और मैं बोलूंगा 100 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। तो आपस में उतनी सिनर्जी नहीं होती थी। तो ये बोला गया कि ठीक है, आप अपने लोकल मार्केट के लिए आप कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय चीजों की बात करते हैं तो आप अगर मीटर में बात कर रहे हैं तो अमेरिका में भी मीटर में ही मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय मतलब स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं 8th, एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक की बात हो रही है। अब मूल, वैसे मात्रक तो कई हैं, लेकिन जब हम मूल मात्रक की बात करते हैं तो मूल मात्रक है 7। और वो 7 कौन कौन से हैं, मुझे कोई कमेंट में बताएगा। ठीक है, जो कोई भी कमेंट में बताएगा उसे मैं हार्ट दूंगा। ठीक है, उसके बाद न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो अगर मेरी क्लास आपने ली है तो आपको पता है, कार्य तो अभी हमने पढ़ा नहीं, एनर्जी भी नहीं पढ़ी, शक्ति भी नहीं पढ़ी, तो आंसर होगा बल। अब आप बोलेंगे ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, कोई मुझे बताएगा ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल। ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा दोनों जूल होता है। और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। ये आप नोट करिए, साथ में मेरे साथ एक नोट बनाइए, अदरवाइज क्या होगा, या फिर आपने अगर ये आपके पास भी ये मेरा क्वेश्चन सीरीज है तो इसमें आप नोट करते रहिए, अदरवाइज बाद में आप चीजों को भूल जाएंगे, है ना।
चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म मोटाई मापने का यंत्र है। अत्यंत सूक्ष्म मोटाई मापने का यंत्र है। तो देखिए बीम तुला बैलेंस, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस अगर आपने कभी भी राशन की दुकान पे गए होंगे या सब्जी मंडी गए होंगे, एक बच्चे ने मुझे बोला भी था ये बात कि आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो एक इस तरह का एक यंत्र मिलेगा आपको, ऐसा है ना, ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसे टंगा हुआ होगा और नीचे भी ऐसा रहता है। इस पे आप अपनी कोई भी बोरी वगैरह, जो भी सब्जी वगैरह जाती है या कोई राशन अनाज होता है, इस पे ऐसे टांग देते हैं और ये इस पे ऐसे ऐसे, ऐसे बने होते हैं। ठीक, पहले यही यूज की जाती थी, अब धीरे धीरे इसका वो कम हो गया है चलन। तो ये बोलते हैं बीम तुला। तो आपको लगता है सूक्ष्म मोटाई की बात हो रही है, स्मॉल थिकनेस की बात हो रही है ना, स्मॉल। तो यहाँ और मीटर स्केल, मीटर तो देखा जाए बड़ी स्केल होती है क्योंकि उस पे 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे बात फंसती है क्योंकि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, आप में से जिसने भी पॉलिटेक्निक या किसी या आईटीआई की होगी या फिर स्कूल में भी शायद आपको प्रैक्टिकल में कराया गया होगा, वर्नियर कैलिपर का यूज करवाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म चीज की बात हो रही है, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म चीज की बात हो रही है, इसलिए होगा स्क्रू गेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो अच्छा मुझे कोई बताएगा वायुमंडलीय दाब एक्चुअली स्टैंडर्ड कितना होता है। 1076 बी एच ऐसा कुछ होता है इसका, है ना। ये जब मैं आऊंगा ज्योग्राफी में तब मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हाँ 1076 बार, हाँ 1076 बार होता है स्टैंडर्ड जो आज हमारा है। इसका मतलब मेरे मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके ऊपर 1076 बार का प्रेशर है, दाब है। चलिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पूरी लिस्ट आपको दी थी किस यंत्र का क्या काम है ना। तो सबसे पहले मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो मैनोमीटर एक्चुअली क्या करता है, किसी बंद पात्र में गैस का दाब मांगता है। अब आप बोलेंगे बंद पात्र में गैस का दाब कैसे। चलिए, अब जैसे एलपीजी है, एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन जो भरी जाती है ना, और जो भी इस तरह गैस किसी मतलब किसी पात्र में भरी जाती है, उसका जो दाब मापा जाता है उसे बोलते हैं मैनोमीटर। आपने देखा होगा जैसे कोई सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के ऊपर इस तरह के एक ये लगा हुआ होता है डायल, है ना, ये डायल ही मैनोमीटर कहलाता है। उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे सर हाइग्रोमीटर भी बता दीजिए, एनीमोमीटर भी बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एनीमोमीटर, ये थोड़ा सा नया है, आप में से शायद कम लोग को पता हो। तो ये होता है पवन की गति को मापता है, पवन की गति को नापता है। ये अक्सर यूज किया जाता है एयरपोर्ट्स में, है ना, या फिर समुद्र, जो समुद्र या समंदर होता है उसमें कितनी तेज हवाएं चल रही हैं वो मापने के लिए किया जाता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। द्रवों का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है। द्रवों का घनत्व की बात हो रही है। तो द्रवों का घनत्व हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बहुत ज्यादा तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप मापना है तो आप क्या करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे। थर्मामीटर क्या करेगा, आपका टेम्परेचर नापेगा, नॉर्मल, है ना, ताप मापता है, सिंपल। सिंपल का मतलब बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। बैरोमीटर क्या करता है, आपका वायुमंडलीय दाब मापता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देख चुका है। और दूसरा क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रवों का घनत्व या अपेक्षित घनत्व को नापता है। अब 13th नंबर क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो आपसे पूछा गया है मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। तो मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है, इस पर थोड़ा सा ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। थर्मामीटर। अब आप बोलेंगे हाँ सर थर्मामीटर से नापा जाता है, लेकिन रुकिए, इसके और ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पायरोमीटर, पायरोमीटर मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज्यादा टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप सोचे कि पायरोमीटर आपको मिल गया तो आप उससे बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो पूरा सेटअप ही अलग होता है ना,
वो एक दूरबीन की तरह होता है, उसका सेटअप अलग होता है। और तीसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर और चौथा है कैलोरीमीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो आपके हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में यूज किया जाता है ना। तो आंसर सही यही है, पायरोमीटर मैंने आपको बता दिया। कैलोरीमीटर क्या करता है? कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने का यंत्र है। जैसे कि कोई आग जल रही है या फिर कहीं पर कोई ऊर्जा निकल रही, ऊष्मा निकल रही है, तो वो कितनी ऊष्मा निकल रही है वो कैलोरीमीटर से नापता है, ठीक है। और अगर थर्मामीटर है तो थर्मामीटर एक सामान्य शब्द होता है, मानव शरीर के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं विद्युत धारा मापने का यंत्र। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आप किससे नापते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस है, वोल्ट मीटर है ना, उसके बाद है अमीटर, उसके बाद है ओम मीटर, फिर होता है गैल्वेनोमीटर। तो आइए एक एक ऑप्शन को अच्छे से हम देखते हैं। आप में से कई शायद ये सोच रहे होंगे सर एक एक ऑप्शंस क्यों हम करवा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या आएगा, ऑप्शंस क्या आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन इसी बहाने जैसे ये वीडियो हो सकता है 20 से 25 मिनट का हो, इस 20 से 25 मिनट में आपने अगर 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर लिए, तो अगर मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा तो आपको केवल आंसर पता चलेगा। लेकिन अगर हम सारे ऑप्शन पे बात करेंगे ना, तो हो सकता है कल को आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि पायरोमीटर का क्या उपयोग है। अब आप बोलोगे सर पायरोमीटर के लिए अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, हमारे पास नहीं आया, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू मैंने समझा दिया कि पायरोमीटर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मापने के लिए होता है। तो आपका देखा जाए तो आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन एक के साथ साथ आप चार चार ऑप्शन भी कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन करने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन की जगह आप चार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए कि हमें समय ज्यादा लग रहा है। आपका एक एक मिनट जब तक ये वीडियो देख रहे हैं पूरा मैं उसकी आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? आपका विभवांतर नापता है, मतलब वोल्टेज। आपने एक मशीन देखी होगी, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, आप में से भी कई, जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप में से भी कई ऐसे लोग हैं जो काफी, नहीं ये नहीं है, काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, क्योंकि है ना। तो एक आपने ऐसी मशीन देखी होगी, ऐसा कुछ था, ऐसा है ना, और यहाँ पर ऐसा रहता है, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और ऐसे मीटर चलता है और यहाँ पे कुछ बटने होती हैं। वो क्या होता है, वायर को ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे वायर लेके जाते हैं उसके बीच में, तो उससे क्या होता है, ये मीटर आगे पीछे होता है ना, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वो क्या देखता है कि वायर से, कोई भी वायर, जैसे आप लाइट चालू करोगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेंगे तो वो वायर में ऐसे साइड में ले जाके इस मीटर को, इस इंस्ट्रूमेंट को चिपकाते हैं। चिपकाने से क्या होता है, उसके अंदर जितना वोल्टेज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, वो यहाँ पर बता देता है, ठीक है। तो उसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। सपोज करो कि मुझे पता करना है, मैंने एक पंखा चलाया और पंखा बस चलाया, पूरी लाइटें बंद कर दी घर की, और मुझे चेक करना है कि मेरा पंखा कितना वोल्टेज ले रहा है, बस इतना पता करना है। तो मेरे पास पता करने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट काम आएगा। मैं क्या करूंगा, जो मेरा पंखा लगा हुआ है वहां पे जो वायर लगे हुए हैं वहां पे ले जाके इसे रखूंगा, इस मशीन को। तो वायर से जितना वोल्टेज पंखा ले रहा होगा, लगभग 60 से 65 वोल्टेज लेता है, 65 वोल्ट का वोल्ट लेता है, तो उतना वोल्टेज इसमें शो करेगा, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अब आते हैं ओम मीटर। ओम मीटर क्या करता है, प्रतिरोध को बताता है कि आपके जो भी वायर है या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, बहुत छोटी जो धारा बह रही होती है उसका पता लगाता है, मतलब छोटी छोटी जो धाराएं बहती है उसका पता लगाता है। और जो अमीटर होता है वो विद्युत धारा मापने का प्रयोग करता है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ये इसके बाद काफी आसान सा सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बहुत ज्यादा दूरी होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी नापनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापनी है ना, चंद्रमा, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी नापनी है, तो हम इसको किलोमीटर में नहीं नाप सकते, है ना, क्योंकि किलोमीटर से नापने का मतलब हुआ कि बहुत जीरो 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 लगेंगे, है ना, तो कहां तक हम याद रखेंगे। तो इसके लिए एक वो बना दी गई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो जितना कि आपको ये जो है ना, ये होता है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये कहलाती है। और जो एक प्रकाश वर्ष है वो है 9.4 इंटू 10⁻15, ये है एक प्रकाश वर्ष। और ये जो दूसरा बी ऑप्शन है ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका मतलब खगोलीय दूरी। और उसके बाद जो ये तीसरा है ना, तीसरा, तो तीसरा जो ऑप्शन है ये होता है एक पारसेक के बराबर। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। और ये जो 10 इंटू 6 मीटर है ये तो बहुत छोटी सी वो बात है, इसका तो कुछ ऑप्शन इसे आप पहले ही हटा सकते थे। 10⁻6 मीटर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो 10⁻3 से आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। और जब किलोमीटर को करोगे आप तो क्या होगा, मतलब ये 1000 किलोमीटर हो गया, है ना, 1000 किलोमीटर हो गया, सॉरी 1000 किलोमीटर हो गया। 1000 किलोमीटर तो प्रकाश वर्ष के बराबर हो नहीं सकता, तो इसे हटा दीजिए। चलिए अब हम आते हैं 17th क्वेश्चन में, जो ये कह रहा है खगोलीय इकाई किस दूरी को दर्शाती है। तो खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमने बात की है, तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, नहीं। सूर्य और चंद्र की दूरी, अच्छा सेम, ओके, ये पृथ्वी और चंद्र था, नहीं। और सूर्य पृथ्वी की दूरी, और चौथा है सूर्य तारा दूरी। अब तारा दूरी, तारा तो एक वो हो गया ना, एक जो सामान्य सा शब्द हो गया, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है ना, तो ये तो आप इसे पहले ही हटा सकते थे। अब अगर किसी ने पढ़ा है तो वो डायरेक्ट ऑप्शन सी उसको लगा देगा, ठीक है। अब हम आते हैं 18th क्वेश्चन पे, पारसेक किससे संबंधित है। तो अब तो आपको पता ही चल गया है कि पारसेक हम तारकीय दूरी, स्टेलर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। 10⁻3 मतलब 10 क्यूब का एसआई उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या होते हैं, चलिए, तो किलो होना चाहिए इसका आंसर। क्यों, क्योंकि 10⁻3 हमेशा आप उसको करेंगे तो किलो आएगा। हेक्टा क्या होता है, हेक्टो होगा 10⁻2, है ना। डेका क्या होगा 10⁻1, किलो क्या होगा 10⁻3, मेगा क्या होगा 10⁻4, नहीं 10⁻6 होगा मेगा, है ना, 6 होगा। और 10⁻ क्या होगा, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि हमने पूरा एक चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था। अब माइक्रो का क्या होता है, माइक्रो का क्या होगा, तो माइक्रो आप इस पे जाएंगे तो ये होगा मिली, और जब आप इस पे जाएंगे तो ये होगा नैनो। अब इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। जब आप 10⁻12 जाएंगे तो होगा पिको। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैं चारों ऑप्शन बताने का फायदा ये हुआ, देखिए अगर आपने वो देखा होगा क्या, जो मैंने चार्ट एक टेबल आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने कहा था कि कम से कम पिको तक याद रखना, क्योंकि नैनो का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे भी आ सकता है, ठीक है। अब आता है नैनोमीटर का उपयोग किस स्तर पर होता है, नैनोमीटर का उपयोग किस स्तर पर होता है। तो सबसे पहली बात, स्थूल स्तर। जब मैक्रो की बात होती है ना, मैक्रो और माइक्रो दो अलग अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखना, मैक्रो और माइक्रो। तो जो माइक्रो होता है वो छोटे स्तर की बात हो रही है, और जो मैक्रो MACRO हो रही है वो बड़े स्तर की बात हो रही है। जैसे कि जब मैं माइक्रो इकोनॉमी की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 4 या 5 लोगों की बात करता हूं, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमी की बात करता हूं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आप समझ गए, ठीक है। तो नैनोमीटर सीधे से दिख रहा है कि नैनो मतलब 10⁻9 की बात हो रही है, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है भाई। नैनो को क्या बोलूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको मैं इस पे करूंगा तो 0.000000009, इसकी बात, सॉरी 1, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये कोई छोटा तो है नहीं, इसको हम स्थूल में ले ही नहीं सकते। और क्या आप डेली मापन में यूज करते हैं नैनो को, नहीं करते। खगोलीय स्तर पर तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, किलोमीटर भी यूज नहीं करते, उससे बड़ी यूनिट बात करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। परमाणु लेवल पे हम माइक्रो की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10⁻6 मीटर क्या होता है, ये माइक्रोमीटर की बात हो रही है, माइक्रोमीटर।
10 रेज टू पावर क्या होता है, -9 क्या होता है, नैनो की बात हो रही है। और एंगस्ट्रॉम की बात होती है 10 रेज टू पावर -10। इसका उपयोग क्या होता है, परमाणु स्तर की दूरी मापने के लिए, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की दूरी नापने के लिए। अब परमाणु क्या होता है आप पूछेंगे, तो चलिए परमाणु ऐसे समझते हैं, ये न्यूक्लॉन होता है ना, और ये ऐसे होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, गति करते हैं इन द सेंस यहाँ पर रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें निगेटिव चार्ज होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। और इसको पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं, केंद्रक, केंद्रक। और अभी जो आप ये पूरा देख रहे हो संरचना, इसको बोलते हैं परमाणु, परमाणु की संरचना। अब आप देख रहे हैं ये कोई बड़ी चीज है नहीं, आप किसी भी चीज को अपने हाथ पे लीजिए, अभी आपके पास जो भी दिख रहा हो उसे जितनी बारीक से बारीक, छोटा से छोटा आप कर सकते हैं। आपके हाथ में जो भी चीज है आप उसे बारीक से बारीक जितना छोटा कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे परमाणु। लेकिन आप उतना छोटा कर ही नहीं पाएंगे कि आप परमाणु अपने हाथ पे रखें, ये बहुत छोटी चीज है। अब आप देखिए एक परमाणु से दूसरा परमाणु जुड़ा होता है ना, जैसे यहां से एक दूसरा परमाणु ऐसे जुड़ा होगा, फिर इससे दूसरा जुड़ा होगा, लेकिन जुड़े होने के बाद भी कुछ तो दूरी होगी ना इनके बीच में। ऐसा कभी नहीं होगा कि इतना हमेशा जुड़ा हुआ है, थोड़ी दूरी तो होगी। उस दूरी को मापने के लिए 10 रेज टू पावर -10 मतलब एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब फर्मी है क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो फर्मी का उपयोग परमाणु के नाभिक का आकार मापने के लिए किया जाता है। भाई परमाणु के नाभिक का आकार क्या है ये नापने के लिए हम फर्मी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, सबसे सीधा आंसर आ गया, नाभिकीय भौतिकी में उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक बताइए। जब आप एफपीएस की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एफपीएस की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। भाई इस पे इसका एब्रिविएशन यही होगा ना, फुट पाउंड और सेकेंड। तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड किसके लिए है, टाइम के लिए, पाउंड किसके लिए है, वजन के लिए, और फुट किसके लिए है, लंबाई के लिए। तो इस पे से आंसर क्या होगा, फुट होगा, ठीक है। चलिए आइए 25 नंबर देखते हैं। समुद्री मील का उपयोग होता है, समुद्री मील का उपयोग कहाँ होता है, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट में होता है क्या, नहीं। नॉर्मल मील का उपयोग नौ वाहन एवं वायुयान, नेविगेशन एंड एविएशन में यूज होता है क्या। चलिए इस पे आ जाइए। उसके बाद आते हैं, रेल परिवहन में यूज होता है क्या, नहीं। खनन में यूज होता है, नहीं। होगा आपका क्या, नौवाहन एवं वायुयान में, है ना, एविएशन, और इस पे नॉटिकल माइल का यूज होता है। तो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह आपको डेली बेसिस पे कम से कम 100 क्वेश्चन देने की मैं कोशिश करूंगा, और मेरी जो टीम है वो भी आपको मैथ्स और रीजनिंग, विवेक सर आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या इस पे हम कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ और ऐड कर सकते हैं, वो बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ ना उस पर मैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ठीक है। और हम ऐसा डेली कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम तक आप कम से कम 8 से 10,000 क्वेश्चन कर लें। और आप में से मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने भी 10,000 क्वेश्चन, मिनिमम 10,000 क्वेश्चन कर लिए, किसी भी परीक्षा में आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। और क्लास हमारी जो चल रही है, आप मुझसे वहां भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।